हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका जागृति क्लासेस लर्निंग ऐप पर। तो 12th फिजिक्स में अपना चैप्टर चल रहा था 5वां विद्युत धारा। विद्युत धारा के बारे में अपने विद्युत धारा की परिभाषा पढ़ी थी और अपवाह वेग पढ़ा था और धारा घनत्व एक पॉइंट पढ़ा था। ठीक है, जिसने नहीं पढ़ा है वो पिछले वीडियो में जाके देख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑनलाइन का फ़ायदा यही है, कितनी बार रिवाइज करो। तो विद्युत धारा के बाद यहाँ पे ये देखो कि ये हवा में करंट फ्लो हो रहा है। कोई भी माध्यम करंट को चाहिए, इस तरह से करंट फ्लो हो रहा है जैसे बिजली कड़कती है। अपन ने देखा होगा, आपने देखा होगा कि जब बिजली कड़कती है, इधर सुनना, बिजली जो कड़कती है बारिश के टाइम वो भी करंट ही होता है। उससे क्या होता है, आवेशों का आदान प्रदान बादलों से जमीन के बीच होता है। किसके बीच होता है? बादलों से जमीन के बीच होता है। तो ये बिजली कड़कती है। बात समझ में? तो बिजली कड़कना भी एक तरह से क्या है? करंट है। ठीक है, अब इधर देखिए कि विद्युत धारा जो बहती है इसका कारण क्या है भाई। आपको जो झटका लगता है, जैसे मान के जो झटका लग रहा है, तो ये झटका लगने का कारण क्या है भाई? आपको पता है करंट का झटका जो है, जोर का झटका जोर से लगता है, धीरे से तो लगने का सवाल ही नहीं है। ठीक है, और अगर आपने चप्पल नहीं पहने हैं और अगर मान के चलो करंट आपके यहाँ से आया, तो आपका शरीर क्या है? आपके शरीर में 70% क्या है? जल है। और जल आपको पता है करंट के लिए क्या होता है? चालक होता है। आवेश आसानी से जल में फ्लो कर सकते हैं। तो जैसे ही मान के चलो आपने क्या किया, चप्पल उतार रखे हैं, बिना चप्पल के ज़मीन पे खड़े हैं, तो मैं आपको बता दूं कि यदि आप ज़मीन पे खड़े हैं, या मान के चलो यहाँ बनाता हूँ मैं, यदि आप ज़मीन पे खड़े हैं, देखना, मान के चलो आप खड़े हो या ये छोटू खड़ा है, मान के चलो ये छोटू खड़ा है, बिना चप्पल के ज़मीन पे खड़ा है ये छोटू, और इस छोटू ने क्या किया, मान के चलो इधर से कोई तार जा रहा था और इस तार को छोटू ने क्या किया? टच कर लिया बिना चप्पल के। तो क्या हुआ? करंट आवेश जब जा रहे थे, वो इस रास्ते से जा रहे थे और उनको एक छोटू का हाथ मिल गया, जो क्या है? छोटू का शरीर क्या है? चालक है। क्या काम किया छोटू के शरीर ने? चालक। तो सीधा करंट इधर से आके, और आपको पता है ज़मीन का विभव क्या होता है? जीरो। इस तार में क्या होगा? उच्च विभव। और जीरो तो आपको पता है निम्न विभव होता है। तो इस तार से करंट इधर तो जा ही रहा था, इधर जाने के साथ कुछ करंट इधर से जाके ज़मीन में चला जाएगा। तो सारा का सारा जो करंट है छोटू के शरीर के अंदर से ज़मीन में घुस जाएगा। और क्या होगा? वही होगा जो मंजूरे खुदा होगा। तो सीधी सी बात है, अगर सावधानी नहीं रखेंगे तो इसके बॉडी से जब करंट ज़मीन में जाएगा तो छोटू जल जाएगा। छोटू जो कैसे कोई एक चीज़ जल जाती है, वैसे करंट जब इसके बॉडी के फ्लो होगा तो ये बिल्कुल भयानक रूप से जल जाएगा। इसलिए आपको कहते हैं कि कभी भी जो बिना कोटेड तार होती है उनको नहीं छूना चाहिए, वहाँ सावधानी रखनी चाहिए। कुछ बच्चे पतंग के चक्कर में इधर उधर तारों को छू लेते हैं, जो रिस्की साबित हो सकता है। 2 रुपए की पतंग के चक्कर में जान भी जा सकती है। इसलिए ऐसे खतरों के खिलाड़ी बनने की ज़रूरत आपको नहीं है। बात आ रही कि नहीं आ रही समझ में? क्योंकि करंट फिर बचने का कोई मौका नहीं देता है, ये आप ध्यान रखना। सबसे पहले अपनी ज़िंदगी बचाना है भाई। तो ये ध्यान रखना, मैंने जैसे आपको बताया कि करंट का फ्लो यहाँ से बॉडी में और बॉडी से ज़मीन में हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ज़मीन में जीरो विभव है। ज़मीन में कितना विभव है भाई? ज़मीन का विभव होता है अर्थ का विभव। अर्थिंग जब करते हैं, अर्थिंग करते हैं ना, तो अर्थिंग जो करते हैं उसका विभव होता है 0। तो ये ध्यान रखना, जमीन का विभव कितना होता है? अर्थिंग में 0 होता है, ये आपको ध्यान रखना। तो ये उच्च विभव होता ही है। देखो, उच्च विभव, इधर निम्न विभव। करंट जा रहा था उच्च विभव से निम्न विभव, लेकिन रास्ते में उसको एक दूसरा निम्न विभव मिल गया, तो कुछ करंट उधर डाइवर्ट हो जाएगा। और जब छोटू के शरीर से करंट चला जाएगा तो छोटू बच नहीं पाएगा। तो समझ में आ रहा है आपको? तो इसलिए क्या करना चाहिए, जब भी कोई काम करना है आपको सावधानी से करना है। और क्या करना है? चप्पल पहन के करना है। तो क्या होगा भाई सर, चप्पल पहनेंगे तो करंट तो आ ही गया बॉडी में, तो क्या होगा कि जैसे ही तार को मान के जो गलती से छू लिया, छूना नहीं है, लेकिन अगर जूते पहने हुए तो बचने के चांसेस है। जैसे आपने तार को छुआ, तार से करंट आपके बॉडी में आया और वो जमीन से टच नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि आपके जूते पहने हुए, और जूते क्या होते हैं? कुचालक। तो एकदम से कनेक्शन टूट जाएगा और करंट आपको झटका देके एक बार से फेंक देगा, और फिर क्या होगा? फिर आप बच जाओगे। तो ये चीज़ थोड़ी सी कॉन्सेप्चुअल आपको समझने की ज़रूरत है। तो विद्युत धारा बहने का कारण क्या होता है?
कारण होता है विभवांतर। विभव में जहां जहां अंतर होगा वहां आवेश बहेगा, वहां विद्युत धारा बहेगी, ये ध्यान रखना। तो विभवांतर, विभव के बारे में पहले अपन चर्चा कर चुके हैं, 10वीं कक्षा में भी करे हैं और पहले के 4 चैप्टर में भी विभवांतर की अपन चर्चा कर चुके हैं। तो यहाँ पे इसके साथ एक छोटा सा जिक्र करते हैं, ओम का नियम, साथ में ही कर देते हैं ओम का नियम। तो ओम भाई साहब ने क्या बताया, सुनिएगा। ओम भाई साहब ने बताया कि किसी भी परिपथ में जब भी विभव आरोपित करते हैं, जब भी विभव आरोपित करते हैं, तो ये जो विभव है ये जैसे जैसे बढ़ाते हैं वैसे वैसे परिपथ में धारा भी बढ़ती है। तो परिपथ में जैसे जैसे आप विभव को बढ़ाएंगे वैसे वैसे परिपथ में धारा भी बढ़ती रहेगी। बैटरी लगाई, बैटरी का विभव बढ़ाया, धारा बढ़ती चली जाएगी। तो आपको पता है जब भी समानुपाती का चिन्ह आता है तो एक नेतांक आता है, ये हो गया आर आई। ये ओम का नियम, ओम का नियम ये बताता है कि विभव को जैसे जैसे आप चेंज करते हो वैसे वैसे धारा में परिवर्तन आता है। तो V बराबर आई आर या आर आई, ये फॉर्मूला होता है। और अगर V और I में आप ग्राफ बनाएं, V और I में अगर आप ग्राफ बनाएं तो ग्राफ एक सीधी रेखा आएगी, ये आपको ध्यान रखना है। ग्राफ कैसे आएगी, सीधी रेखा। ठीक है, तो इस तरह से ये कोण हो गया थीटा, मान लो। तो यहां से आपको कोण थीटा भी पता करना है तो आप कर सकते हो। ये V है तो यहाँ पे ये V हो जाएगा और ये I हो जाएगा। और यहाँ से यदि अपन tan थीटा का मान देखें, tan थीटा आपको पता है कितना होता है, लंब बट्टा आधार, और लंब कितना है V और आधार कितना है I। और यहाँ से V बट्टा I, इधर से V बट्टा I क्या हो जाएगा, R। तो आप समझ रहे हो, तो इस चित्र में V बट्टा I बराबर कितना हो जाएगा, R। तो अगर आपको पूछा जाए कि V और I में ग्राफ कैसा होता है, तो एक सरल रेखा होता है, क्लियर, क्योंकि दोनों ही समानुपाती है। और tan थीटा का मान जो है V बट्टा I आया तो R आया, क्लियर। इससे क्या पता चलता है कि अगर आपको पूछा जाए, सुनना, अगले पेज से चलते हैं। अगर आपसे पूछा जाए, सुनना क्वेश्चन, V और I, एक तार का प्रतिरोध R1 है और दूसरा R2 है। R1 तथा R2 में कौन अधिक है, क्लियर। तो ये सेम है, तो आपको पता है कि इसका जो tan थीटा होगा वो समानुपाती R होगा, या आप कह सकते हो, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि θ1 और ये θ2 और ये θ1, क्लियर। तो यहाँ से निश्चित रूप से आपको पता है कि θ1 ग्रेटर देन θ2 है। तो tan θ1, क्योंकि आपको पता है tan थीटा का मान कोण बनने से बढ़ता है, क्लियर। 0 पे tan 0 का मान कितना होता है, 0, ठीक है। 30 का कितना होता है, 45 का कितना होता है, और 60 का कितना होता है, और 90 का कितना होता है। अगर ये बात करें तो tan 0 का 0 होता है, ये होता है 1/√3, ये होता है 1, ये होता है √3 और ये होता है इन्फिनिट। तो आपको पता है जैसे जैसे कोण बढ़ रहा है, जैसे जैसे कोण बढ़ रहा है वैसे वैसे थीटा का मान भी बढ़ रहा है, तो इसको कहते हैं इंक्रीजिंग। तो θ1 ग्रेटर देन θ2 है, तो tan θ1 ग्रेटर देन tan θ2, और tan थीटा जो आपको पता है R होता है, तो R1 इज ग्रेटर देन R2 है। तो सवाल आता है कि दिए गए ग्राफ में किसका प्रतिरोध अधिक है। तो आप इस तरह से बता सकते हो, अतः किसका प्रतिरोध अधिक है, R1 का। क्लियर भाई ये सवाल, ठीक है। तो इस तरह से छोटे छोटे सवाल आप कर सकते हो। तो ओम के नियम के बाद अगला अपन देखते हैं, टॉपिक है गतिशीलता। क्या है भाई अगला टॉपिक, गतिशीलता, मोबिलिटी जिसको कहते हैं, मोबिलिटी, क्लियर। तो गतिशीलता की बात करते हैं प्यारे बच्चों, मेरी बात सुनिएगा ध्यान से। गति से रिलेटेड है मोबिलिटी। तो आपको पता है कि अपवाद चाल VD का मॉड कर दिया, क्योंकि आपको पता है VD क्या होता है, माइनस। VD का मान कितना आया था, याद करो, माइनस का E/m इंटू टाउ, यह आया था। अब इस चाल की बात करें तो मॉड कर दिया, मतलब क्या करेंगे, पॉजिटिव मान लेंगे, क्लियर। ये आपको पता है, ये आया था, क्लियर, इसी से रिलेटेड है। तो देखिए, तो उसने कहा कि अपवाद चाल जो है
वो विद्युत क्षेत्र के क्या है, समानुपाती है। अपवाह चाल जो है क्या है, विद्युत क्षेत्र के समानुपाती है। क्लियर बात, ठीक है। अब जब आप समानुपाती कर रहे हैं तो आपको पता है क्या आएगा, एक नियतांक आएगा, उसको बोल दिया म्यू ई, और म्यू बराबर कितना हो गया, मॉड वी डी बटा ई। तो ये हो गया, ये जो फॉर्मूला हो गया, ये हो गया गतिशीलता। क्या हो गया भाई, गतिशीलता। क्या हो गया, म्यू बराबर वी डी बटा ई हो गया गतिशीलता। क्लियर। तुलना आप यहाँ करके देखो तो वी डी है, ई है, तो म्यू जस्ट लाइक ये हो गया। हुआ कि नहीं हुआ। तो मैं यहाँ से ये भी कह सकता हूँ, दोनों की अगर तुलना करें, यही सूत्र है। क्लियर। तो ये नहीं होके ये हो गया। क्लियर। तो म्यू कितना हो गया, ई टाउ बटा एम। हुआ कि नहीं हुआ, ई टाउ बटा एम, माइनस में मानना तो मान लो, बाकी ये हो गया। तो ये मान कितना हो गया, म्यू बराबर ई टाउ बटा एम। वी डी और ई दोनों छोड़ दिए, उसके अलावा जो भी है वो क्या है, म्यू ही है, ले देके। क्लियर। ये तो अब इसकी परिभाषा बनाए मोबिलिटी की, बच्चों मोबिलिटी की परिभाषा बनाए। तो मोबिलिटी की परिभाषा देखना कि किसी परिपथ में इलेक्ट्रॉन की अपवाह चाल तथा आरोपित विद्युत क्षेत्र के अनुपात को गतिशीलता कहते हैं। बस क्या कहते हैं भाई, गतिशीलता कहते हैं। क्लियर, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर, गतिशीलता कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए क्या चीज़ है, फिर अपन बढ़ते हैं आगे। क्लियर भाई यहाँ तक। अब इसके बाद आता है गतिशीलता व धारा में संबंध। अब आपको पता है गतिशीलता मतलब क्या हो गया, म्यू, धारा हो गया आई। अब म्यू और आई में संबंध बताना है। किसमें बताना है, म्यू और आई में संबंध बताना है कि भाई म्यू तथा आई में क्या संबंध होता है। क्लियर, तो म्यू तथा आई में संबंध बताना है, तो या तो म्यू का सूत्र रखो या पहले आई का सूत्र रखो, जिसका रखना है आप रख के सॉल्व करना शुरू करोगे तो अपने आप आंसर आएगा। तो देखो फॉर एग्जांपल दोनों का सूत्र रख लेते हैं। तो देखो क्या है, इसका डेरिवेशन करेंगे, धारा व अपवहन वेग। देखो इसको इस तरह से सोच के करो, इसको इस तरह से सोच के करो कि गतिशीलता का सूत्र क्या होता है, म्यू बराबर वी डी बटा ई। ये एक समीकरण हो गई। गतिशीलता ये होती है, सीधी सी बात है, क्योंकि गतिशीलता का सूत्र है। अब कुल मिला के अपने को लाना है धारा। तो देखो ये तो गतिशीलता हो गई, अब इन दोनों से कहीं ना कहीं मुझे क्या लाना है, धारा लानी है, तभी इनमें संबंध आएगा। तो मुझे, चूंकि हम जानते हैं, वैसे जानेंगे थोड़ी देर बाद, लेकिन डेरिवेशन में आ गया तो पहले बता देते हैं। चूंकि हम जानते हैं I बराबर नेव, याद रखना I बराबर NaVDE। क्लियर, N एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या, A एरिया, VD अपवहन वेग और E इलेक्ट्रॉन का आवेश। चूंकि हम जानते हैं ये, क्लियर, तो अपन क्या करेंगे, इनमें अब संबंध लाना है। तो ये आ गया समीकरण नंबर 2। क्लियर, अब क्या करेंगे, कैसे लाएंगे संबंध, एक अपन ने ये लिख दिया और एक में देखो, एक में म्यू और वीडी का संबंध हो गया, एक में आई और वीडी का संबंध हो गया। अब क्या करें, सीधा सीधा या तो आपको देना है तो दोनों को दे दो भाग, कुछ भी कर सकते हो, एक का मान निकाल के दूसरे में रख दो, कुछ भी कर दो, सीधा सीधा 1 डिवाइडेड बाई क्या कर दिया आपने, 2। क्लियर, या 2 डिवाइडेड बाई 1 कर दो, जैसा आपको ठीक लगे। चलो इसको थोड़ा सा कन्वर्ट कर देते हैं, 2 डिवाइडेड बाई 1 कर देते हैं। तो करो भाई। तो मैंने क्या किया,
2 डिवाइडेड बाय, तो आई बराबर नेव NaVDE और म्यू बराबर VD बटा E। VD से VD गया तो I का सूत्र कितना हो गया, NaEE और म्यू। I और म्यू में संबंध आ गया NaEE म्यू, ये फॉर्मूला आ गया भाई, NaEE म्यू, कुछ भी बोल सकते हो इसको। क्लियर? तो यहाँ से एक बार थोड़ा सा ध्यान से देखो क्या चीज़ है। क्लियर? NaEEU, ये संबंध कभी कभी पेपर में आ जाता है। तो गतिशीलता का सूत्र लिखा म्यू बराबर VD बट्टा E, हम जानते हैं, अभी जानते नहीं हैं, ठीक है, लेकिन डेरिवेशन में आ गया तो अभी आपको मानना है कि हम जानते हैं भाई, I बराबर NaVDE। अभी इस सूत्र का एक्सप्लेनेशन डेरिवेशन में अब करूंगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2 में 1 का भाग दिया, चाहे 1 में 2 का भाग दो, ये सूत्र आ जाएगा NaEE म्यू। इसको कोई ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन कभी पेपर में आ जाता है डेरिवेशन तो आपको आना चाहिए। तो बच्चों एक बार यहाँ तक देखो, जल्दी से देखो, कोई दिक्कत हो तो बताओ भाई। मेरे ख्याल से जल्दी से तुरंत याद हो जाना चाहिए भाई। म्यू का फॉर्मूला लिख दिया और धारा का फॉर्मूला लिख दिया तो अपने आप अपना काम बनता चला जाएगा। क्लियर है भाई? तो अब अपन देखते हैं आगे अगला टॉपिक कि अपवाह वेग तथा धारा में संबंध। अभी जो अपवाह वेग तथा धारा में संबंध, कौन सा संबंध, ये वाला, कौन सा, I बराबर नेव, ये वाला सूत्र अभी देखा था, इसका डेरिवेशन करना है। तो अपवाह वेग तथा धारा में संबंध अपने को ज्ञात करना है भाई। क्लियर? तो अपवाह वेग तथा धारा में संबंध ज्ञात करने के वैसे बहुत सारे तरीके हैं। ध्यान से देखिए, अपवाह वेग, और एक चाहिए अपने को अपवाह वेग तथा विभवांतर में संबंध। अपवाह वेग तथा विभवांतर में संबंध। क्लियर? तो देखो, अपवाह वेग व धारा में संबंध चाहिए तो या तो पहले एक धारा ले लो या अपवाह वेग ले लो, कुछ भी ले लो, किसी से भी शुरू कर दो, अपना आंसर आ जाएगा जैसे आप चाहोगे वैसे। तो धारा, मैं चलता हूँ धारा से लेता हूँ, तो मैंने ला I बराबर Q बट्टा T, पहली समीकरण। धारा से कर लिया शुरू, अपवाह वेग लाना है। अब आपको पता है Q बराबर क्या होता है, NE, आपको पता है पहले से। और Q बराबर N जो है, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, मैं इसको थोड़ा सा रिवाइंड करके लिखता हूँ। N क्या है, NE, ठीक है। N क्या है, जहाँ N, जहाँ लिख सकते हो, जहाँ N इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, ठीक है। तो N बराबर लिख सकता हूँ एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन संख्या इनटू आयतन। तो n बराबर एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या, अगर एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या n है और आयतन मान के चलो कितना है, a इंटू एल। भाई मान के चलो ऐसा काट क्षेत्रफल है, क्लियर, इससे इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन गुजर के यहाँ जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन। तो अगर इसका एरिया a है और इसकी लंबाई l है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि a एरिया में से कितने इलेक्ट्रॉन गुजर रहे हैं, n इलेक्ट्रॉन गुजर रहे हैं और लंबाई कितनी है, l। क्लियर? तो मैंने लिखा n इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या, एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या इंटू आयतन। कोई भी चीज का अपन ने एकांक का मान ज्ञात कर लिया, अब जितना आयतन होगा उससे गुणा हो जाएगा। मान के चलो अपन ने एक पेन का मूल्य अपने को पता है, तो आप 50 पेन, 55 पेन, 5 पेन, 7 पेन, सबका मान निकाल सकते हो। वही काम बेटा यहाँ हो रहा है कि अपन ने इलेक्ट्रॉन की संख्या चाहिए, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हुई, एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या जितनी भी है, एकांक आयतन में मतलब एक आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या पता चल गई, जितना भी आयतन है गुणा कर लो। अब यहाँ पे आयतन मान के चलो a इंटू एल है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो अपन कह सकते हैं चूंकि, इसलिए Q बराबर कितना हो जाएगा, NaL और ये हो जाएगा E। क्लियर? समीकरण 3 से मान कहाँ रखने पर, समीकरण 1 में। तो 3 से मान 1 में रखें तो I बराबर कितना हो जाएगा, Na
एल ई बट्टा टी हो जाएगा भाई। क्यू की जगह रख दिया एन ए एल ई, इसको आप याद रख सकते हो क्यू बराबर नाले, एन ए एल ई नाले याद रखोगे, क्यू बराबर नाले, ठीक है, क्योंकि ये नाली जैसा बनता है ना, एक नाली जैसा, तो इसको याद रख सकते हो नाले, एन ए एल ई, ये ध्यान रखना। तो क्यू बराबर नाले, इस नाली में से आवेश जा रहे हैं, ऐसा मानोगे ट्रिक से, क्योंकि ये आगे भी काम आएगा और समझ सकते हो तो बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको पता है 4 हो गया। अब आपको पता है लंबाई बट्टा समय, इसके लंबाई बट्टा इसमें लगा समय अगर टी है तो लंबाई बट्टा समय क्या होता है, वेग, और इस वेग को अपन क्या बोल सकते हैं, अपवन वेग, वीडी। तो एल बट्टा टी, इधर ध्यान से देखना, इस एल बट्टा टी दूरी बट्टा समय, दूरी और इसमें समय अगर टी लग रहा है तो दूरी बट्टा समय क्या हो जाएगा, एल दूरी बट्टा समय हो जाएगा अपवन वेग। तो यहाँ से अपनी समीकरण क्या बनेगी, आई बराबर एन ए वी डी हो जाएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और ई। तो ये इस तरह से अपना आई बराबर एन ए वी ई फॉर्मूला बन जाएगा, आई बराबर एन ए वी ई फॉर्मूला बन जाएगा। वापस देखो, अपवाह वेग और धारा में संबंध ज्ञात करना था, तो अपन ने क्या किया, इस एक छोटे से टुकड़े में से जिसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ए है, लंबाई एल है, में से टी समय में इलेक्ट्रॉन इधर से उधर गुजर रहे हैं, कितने इलेक्ट्रॉन गुजर रहे हैं भाई, एन इलेक्ट्रॉन गुजर रहे हैं, ठीक है। तो अपन ने क्या कि धारा में संबंध चाहिए, तो धारा का फॉर्मूला अपने को पता होता है, 10वीं कक्षा से पता चल जाता है कि आई बराबर क्यू बट्टा टी होता है, वहाँ से शुरू किया, और क्यू का मान आपको पता है एन ही होता है, और एन की जगह अपन एन ए एल, छोटा एन ए और एल लिख सकते हैं। एन क्या है, इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या, और ये है एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या इनटू आयतन। और आपको पता है बेलन का आयतन, ये बेलन है, बेलन का आयतन क्या होता है, क्षेत्रफल इनटू लंबाई। तो यहाँ लिख सकते हो चूंकि बेलन का आयतन कितना होगा, क्षेत्रफल इनटू लंबाई, क्लियर, क्षेत्रफल इनटू लंबाई, ठीक है। तो ये एन ए एल ई हो गया, एन ए एल ई क्यू बराबर एन ए एल ई आपने यहाँ रख दिया, एल बट्टा टी दूरी बट्टा समय हो गया वेग, तो आई बराबर नेव आ गया। सीधा सीधा सा डेरिवेशन है, और भी बहुत तरीके के डेरिवेशन से ये कर सकते हैं, लेकिन अपने को सबसे आसान ये लगा तो अपन ने ये कर दिया, क्लियर। यहाँ तक मेरे हिसाब से आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अब आगे आता है कि अपवाह वेग तथा विभवांतर में भी संबंध। अगर विभवांतर में संबंध चाहिए, विभवांतर में संबंध कहाँ से लाएंगे, क्लियर, ध्यान से देखिए, विभवांतर में संबंध चाहिए तो विभवांतर में तो क्या करें, किसी भी एक का फॉर्मूले से बेटा अपने को स्टार्ट करना पड़ेगा, और किसी भी एक के फॉर्मूले से जब अपन स्टार्ट करेंगे तो अपना आंसर अपने बिल्कुल समीप आ जाएगा, कहीं कोई घबराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो किसी का फॉर्मूला ले लो, ठीक है। तो अपवाह वेग का फॉर्मूला लेना है तो पहले अपवाह वेग का फॉर्मूला ले लो। तो अपवाह वेग का फॉर्मूला हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, अपवाह वेग जो है, अपवाह चाल, क्लियर, चाल बोल दो, वेग बोल दो, अपवाह वेग, तो इसका सिर्फ मॉड लेना है, वी डी बराबर कितना है, ई ई बाई एम इंटू टाउ, समीकरण 1। ई व विभव वी में संबंध, ई व वी में एक संबंध होता है, आपको पता हो, तो ई बराबर वी बट्टा एल होता है। कैसे आया ये सूत्र इससे आया, आपने देखा होगा, ई बराबर माइनस का डी वी बट्टा डी आर एक सूत्र होता है, ई बराबर माइनस का डी वी बट्टा डी आर, ई बराबर माइनस का डी वी बट्टा डी आर, यदि अपने को स्टैंडर्ड फॉर्म में देखना है। लेकिन अपने को सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है, तो अपन क्या करेंगे, डी वी की जगह वी लिखेंगे और डी आर की जगह एल लिखेंगे, बस। तो सीधा सीधा सा फंडा है, समीकरण 1 तथा 2 से क्या करना है, या ऐसा कर सकते हो, 2 से, समीकरण 2 से ई का मान कहाँ रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। अब फिजिक्स में रखा रखी करने में तो आप उस्ताद होंगे भाई, तो कोई बड़ी बात नहीं है। वी डी बराबर ई बाई एम वी बट्टा एल, ई की जगह रख दिया, इंटू टाउ, ये होगी समीकरण 3। तो इस तरह से वी डी बराबर ई टाउ बट्टा एम एल इंटू वी हो गया। तो अब इस तरह से आपको वी डी और विभव में संबंध, अपवन वेग और विभव में संबंध, ये आपको मिल गया होगा, ई टाउ बट्टा एम एल, क्लियर। तो ये आपको फॉर्मूला
ई टाउ बट्टा एम एल इंटू वी। क्लियर? ये आपको पता चल गया। अब यहाँ पे स्पष्ट था, ये समीकरण 6 हो गई, तो आप कह सकते हो आई समानुपाती वी डी। क्लियर? और यहाँ से भी आप कह सकते हो वी डी समानुपाती वी। क्लियर? स्पष्ट आप कह सकते हो कि विभव बढ़ाने पर भी वी डी बढ़ेगा और धारा बढ़ने पर भी वी डी बढ़ेगा, या वी डी बढ़ने पर धारा बढ़ेगी, एक ही बात है। क्लियर? तो यहाँ तक ये अपने डेरिवेशन कंप्लीट हो गए। अब अपना यहाँ तक एक बार ध्यान से देखो, अपवाह वेग। देखो पहले अपन ने देखा, अभी तक 3 फॉर्मूले देखे अपने, गतिशीलता, सुनना, गतिशीलता, गतिशीलता, और अपन ने अपवहन वेग के अंदर एक अपने को सूत्र पता ही था वैसे। क्लियर? फिर अपन ने उससे धारा में सूत्र निकाला, पीछे देखिए। तो देखो ये गतिशीलता, ये फॉर्मूला है ना, तो क्या गतिशीलता और अपवहन वेग में संबंध हो गया। गतिशीलता और विभव में सूत्र पहले आ ही चुका है, विद्युत क्षेत्र में संबंध आ ही चुका है। इधर देखिए, वापस रिपीट करता हूँ मैं इसको। अपन ने देखा, सुनिएगा, अपन ने देखा कि अपवहन वेग और विद्युत क्षेत्र में सूत्र आ चुका। दूसरी चीज, अपवहन वेग और गतिशीलता में सूत्र आ चुका। इसके बाद अभी अपन ने अपवहन वेग और विभव में सूत्र कर लिया, अपवहन वेग और धारा में सूत्र कर लिया। क्लियर है? सारे कर लिया अपन ने। फिर अपन ने गतिशीलता और धारा में भी संबंध निकाल दिया। सारे जो भी आसपास के जितने भी एक दूसरे में निकालने हैं, आप वीडियो को बार बार रिपीट करके देखेंगे तो निश्चित रूप से आपको समझ में आ जाएगा। अब अपना अगला टॉपिक है ओम के नियम की व्युत्पत्ति, बच्चा व्युत्पत्ति या बच्चा डेरिवेशन। बच्चा डेरिवेशन, छोटू डेरिवेशन तो v बराबर आई आर वाली नॉर्मल जो अपन 10वीं कक्षा में करते हैं वो अपन ने कर दी चैप्टर के अभी क्लास के शुरुआत में। ये अपने को बच्चा डेरिवेशन नहीं करनी है, यहाँ पे अपने को थोड़ा सा अलग तरीके से डेरिवेशन करनी है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो आपको ध्यान रखना है कि ओम के नियम की व्युत्पत्ति के बहुत सारे डेरिवेशन हैं। अपने काम का जो डेरिवेशन है अपने को वहाँ से शुरू करना है। तो मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, अपन शुरू किससे करेंगे? देखो इतने में अपने डेरिवेशन खत्म हो जानी चाहिए, या इसको करते हैं डिवाइड। कैसे करते हैं? बांट देते हैं ऐसे 2 हिस्से में। ठीक है, चलो अब अपन शुरू करते हैं ओम के नियम की व्युत्पत्ति। तो अपने को ध्यान रखना है, ओम के नियम में धारा घनत्व, धारा घनत्व से शुरू करेंगे। क्लियर? धारा घनत्व जे, और जे होता है आई बट्टा ए। धारा घनत्व से शुरू करेंगे और अपन पहुंच जाएंगे अंत तक। ठीक है? क्यों धारा घनत्व से क्यों शुरू किया मैंने, अगर आप सोच रहे होंगे तो मैं आपको बता दूं कि इसमें J बराबर सिग्मा ई भी एक सूत्र होता है। तो मैं पहले इसको इस तरह से लाऊंगा, J बराबर सिग्मा ई, और फिर J बराबर सिग्मा ई से दोनों में संबंध भी ले आऊंगा, तो डबल काम एक ही बार में हो जाएगा। ठीक है? क्लियर? तो यहाँ तक मेरे हिसाब से किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, और नहीं तो अपन इसको आगे कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब J बराबर ये हो गया। अब आपको पता है I बराबर क्या होता है? I बराबर NAVDE होता है। तो ये समीकरण 2 हो गया। क्लियर? अब अपन क्या करें, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से मान 1 में रखने पर, समीकरण 2 से मान समीकरण 1 में रखने पर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। सूत्र जो चाहिए आपको ये पता होना चाहिए कि धारा घनत्व से शुरू होता है। तो धारा घनत्व J बराबर आई बट्टा ए और I बराबर NAVE, इसको याद कर सकते हैं नेव या नाव। ठीक है? NAVE, जिसमें VD है ये, क्योंकि ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। तो अब अपन J बराबर NAVDE बट्टा A और A से A गया। क्लियर? तो ये फॉर्मूला बन गया। और अब आपको पुनः मैं बता दूं कि VD बराबर कितना होता है, EE/m इंटू टाउ। ये हो गया। तो VD का मान समीकरण 4 से VD का मान कहाँ रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, तो रखो भाई J बराबर, और ये ठीक है, सदिश करना है तो सदिश कर सकते हैं वैसे। ठीक है, कोई वो नहीं है। तो J बराबर N हो गया,
इसको लिख दिया ई टाउ बट्टा एम और इनटू हो गया ये ई। क्लियर? तो यहाँ पे फॉर्मूला बन गया J बराबर एन डबल ई टी एन ई टाउ बट्टा एम इंटू ई। क्लियर? J बराबर एन ई टाउ बट्टा एम। क्लियर? यहाँ ये 6 हो गई, यहाँ एन ई टाउ बट्टा एम बराबर नियतांक है जिसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं तथा चालकता कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? तथा चालकता कहते हैं। बिल्कुल आसान है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है आपको। तो J बराबर, इसको ऐसे याद रख सकते हो नीट में, नीट बट्टा एम। क्लियर? नीट एन डबल ई टी आपको याद रखना है, टाउ है तो टी कर सकते हो, नीट बट्टा एम तो इसको कर सकते हो सिग्मा ई। J बराबर सिग्मा ई, ये हो गया फॉर्मूला नंबर 7। यहाँ तक किसी को भी दिक्कत हो तो आप बेझिझक मुझे बताएं। J बराबर सिग्मा ई, यहाँ तक किसी को भी दिक्कत हो। और सदिश फॉर्म में रखना है तो आप देखिए, ये सदिश फॉर्म में अगर बात करें तो ये सदिश फॉर्म में चलता रहेगा एरो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एरो चलाते जाओ। ठीक है? J बराबर सिग्मा ई। क्लियर? तो ये J बराबर सिग्मा ई पेपर में एक बार आया हुआ है। क्लियर? यहीं से ओम के नियम की व्युत्पत्ति भी अपन करेंगे। तो J और E को वापस अपन तोड़ने की कोशिश करेंगे। ये J बराबर सिग्मा ई एक लेवल पे समीकरण हो चुका डेरिवेशन। अब पुनः J बराबर I बट्टा ए तथा E बराबर V बट्टा एल रखने पर, V बट्टा एल अभी बताया था, E बराबर V बट्टा एल होता है, तो रखो तो ये हो जाएगा I बट्टा ए। क्लियर? बराबर सिग्मा V बट्टा एल। क्लियर? ये हो जाएगा समीकरण नंबर 8। सबको इधर ले आऊँगा तो मैं क्या लिख सकता हूँ, सुनना, V एक तरफ, बाकी सबको इधर ले आया तो L गुणा हो गया इंटू आई, L उधर गया, नीचे आ गया A और सिग्मा। क्लियर? ये हो गया समीकरण नंबर 9। यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो बताओ। J को लिखा I बट्टा है और E को लिखा V बट्टा L और सिग्मा पढ़ा है। और आपको पता है 1 बट्टा सिग्मा क्या होता है। तो अपन आगे चलेंगे अगले पेज में, तो आपको पता है चूंकि हम जानते हैं 1 बट्टा सिग्मा बराबर रो, जो जिसका होता है प्रतिरोधकता। क्या कहते हैं? प्रतिरोधकता। तो यहाँ पे हो जाएगा V बराबर रो L बट्टा A इंटू आई। समीकरण कितनी रहेगी लास्ट? 9। तो देखो ये रो हो गया, तो ये जो है ये अपने को मिल गया और V और I में संबंध मिल गया। ठीक है? क्लियर? ये कितनी समीकरण हो गई लास्ट? 9। तो ये हो गई 10 समीकरण, समीकरण नंबर 10 खत्म हो गई। प्रतिरोधकता कहते हैं, लिख दो, चूंकि रो L बट्टा A बराबर क्या होता है? R, प्रतिरोध, जो कि क्या है? एक नियतांक है, जो कि क्या है? एक नियतांक है। तो V बराबर RI, यही ओम का नियम है, यही ओम का नियम है, यही ओम का नियम है। क्लियर भाई यहाँ तक? अब इसके बाद कुछ पॉइंट्स अगर बात करें तो मैं यही एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा।
ज़्यादा अपन इसी जगह पे कवर करते हैं। तो अब बात करते हैं प्रतिरोध की। तो विद्युत प्रतिरोध को भी मैं यही शामिल कर देता हूँ। विद्युत प्रतिरोध, आर की बात आई है तो विद्युत प्रतिरोध को यही शामिल कर देते हैं। विद्युत परिपथ में धारा के मार्ग में आने वाली रुकावट को विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। इसे R से प्रदर्शित करते हैं। तथा इसका सूत्र R बराबर V बटा I तथा R बराबर रो L बटा A तथा R बराबर रो L बटा A से दिया जाता है। इसका मात्रक ओम होता है। तो दो सूत्र भी हो गए, से दिया जाता है। और यह कैसी राशि है? यह अदिश राशि है। यह अदिश राशि है। सारी कहानियाँ हो गई। इसकी विमा आप गृह कार्य में करिएगा। HW देता हूँ मैं आपको। इसकी विमा क्लियर, विमा निकालनी किसकी? प्रतिरोध की। तो ये अपने काम हो गया। तो प्रतिरोध की ज्यामितीय संरचना के बारे में शॉर्ट में अगर देखें तो यहाँ तक हो गया। अब अगले पेज में चलते हैं। प्रतिरोध की ज्यामितीय संरचना क्या होती है उसके बारे में थोड़ी सी जिक्र करते हैं। शेप की बात करते हैं। शेप लेते हैं 3D और 3D में लेते हैं एक बेलन। ठीक है। अब ये एक बेलन है, क्लियर। इसका एरिया A है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A है और इस बेलन की लंबाई कितनी है? L है। तो और इस एक जो पदार्थ का बना हुआ है, ये किसी विशेष पदार्थ का बना हुआ है। इस विशेष पदार्थ, ठीक है, कोई विशेष पदार्थ है, ठीक है। तो अगर इसकी प्रतिरोध की बात करें तो इसका जो प्रतिरोध है इस तार का, ये क्या है? कोई तार है मान लो। तार का प्रतिरोध है वो समानुपाती लंबाई है। जितनी लंबाई ज़्यादा होगी प्रतिरोध उतना ज़्यादा होगा। ठीक उसी प्रकार जैसे सड़क जितनी लंबी होगी ट्रैफिक उतना ज़्यादा होगा, विरोध उतना ज़्यादा होगा। क्लियर, पहला पॉइंट। दूसरा, रोड जितनी चौड़ी होगी, मतलब दूसरा, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के जो प्रतिरोध है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब रोड जितनी चौड़ी होगी ट्रैफिक उतना कम होगा, विरोध उतना कम होगा। एक पतली रोड है, उसमें 100 गाड़ी जा रही है तो प्रतिरोध का सामना करना पड़ेगा, और जितना लंबा होगा उतना ज़्यादा प्रतिरोध का सामना करना पड़ेगा। वहीं अगर उसी रोड को गवर्नमेंट डबल कर देती है चौड़ी, या 6 लेन कर देती है मान के चलो, तो क्या होगा? कि गाड़ी किधर से भी निकल सकती है। तो रोड चौड़ी होते प्रतिरोध क्या हो गया? विरोध क्या हो गया? कम। तो गाड़ी किधर से भी निकल सकती है। तो यही चीज़ यहाँ पे, यहाँ गाड़ी कौन चला रहा है? यहाँ गाड़ी या कार कौन चला रहा है? यहाँ गाड़ी कौन चला रहा है? इलेक्ट्रॉन चला रहा है अपनी गाड़ी। अपना ओडन खटोला लेके भाई इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है अगर तार के अंदर तो चल ही रहा है। क्लियर, तो वो अपनी एनर्जी से चल रहा है, उसकी खुद की अपने उसके सिस्टम में ही गाड़ी है। क्लियर, तो समीकरण 1 तथा 2 से ये सब आपको आता है। तो R समानुपाती L बट्टा A। क्लियर, और आपको पता है अब क्या आएगा? एक नेतांक कौन सा आएगा? रो। क्लियर, ये एक फॉर्मूला बन गया। रो एक नेतांक है। ये बेसिक सी चीज़ें हैं इतनी। और जैसे प्रतिरोधकता कहते हैं, कुछ किताबों में लिखा होगा इसे विशेष प्रतिरोध कहते हैं। बात वही है। क्लियर, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। तो अगर आपको पूछे कि R की निर्भरता किन किन पे है, मैं यहीं पे बता देता हूँ। तो यहीं से आपको पूछे कि R की निर्भरता किन किन पे है, तो आप ध्यान रखना, पहला
दूसरा, तीसरा तार की लंबाई, दूसरा तार का कौन सा क्षेत्रफल, तार का पूरा लिखना, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल मत लिख देना भाई, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। तीसरा तार की प्रकृति या पदार्थ की प्रकृति, इसको पदार्थ की प्रकृति कर देते हैं, पदार्थ की प्रकृति मतलब पदार्थ की प्रकृति क्या मतलब, अरे यार रो 3 पे तो निर्भर कर रहा है, रो पर, एल पर और ए पर। कभी भी ये मत कह देना V बराबर आई आर, आर बराबर V बट्टा आई, कि किसी परिपथ में विभव को दुगुना करने पर प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अरे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, विभव दुगुना कर दिया तो उसी अनुपात में धारा दुगुनी हो जाएगी, प्रतिरोध तो नियत ही रहेगा। V और I को चेंज करने पर, नोट इधर लिख देता हूँ, V व I को परिवर्तित करने पर R परिवर्तित नहीं होता, R परिवर्तित नहीं होता, ये याद रखना भाई। नोट, ये कितने रुपए का नोट है भाई, 2000 रुपए का नोट है, ध्यान रखना, गुलाबी, ठीक है, गुलाबी आंख है। चलो भाई, तो 2000 का ये नोट है, तो ध्यान रखना कि R बराबर V बट्टा आई भी आपने सूत्र देखा है, लेकिन V तथा I को बढ़ाने या घटाने पर R पे कोई फर्क नहीं पड़ता। बात आ रही कि नहीं आ रही समझ में, क्लियर, क्लियर। ठीक उसी प्रकार है जैसे रेलवे क्रॉसिंग में वो ऐड आता था पुराना, कोई फर्क नहीं पड़ता, बहुत पुराना ऐड है, हमारे ज़माने में वो चलता था। तो ये अपन ने कहानी देख ली पदार्थ की प्रकृति। अब पदार्थ की प्रकृति खुद ही किस किस पर निर्भर करती है, तो देख लो, इस पदार्थ की प्रकृति की खुद की निर्भरता देख लें, तो ये खुद 2 चीज़ों पर निर्भर करती है। ये पदार्थ की प्रकृति खुद ही, पदार्थ की प्रकृति मतलब रो की निर्भरता, रो खुद 2 चीज़ों पे, पदार्थ की प्रकृति तथा अपन कह सकते हैं ताप पर, क्लियर। तो ये पदार्थ की प्रकृति, इसको या प्रतिरोधकता कर दो, या प्रतिरोधकता, वो इसी में ही आ जाता है मतलब कुल मिला के। तो तार की लंबाई, तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, पदार्थ की प्रकृति या प्रतिरोधकता, और प्रतिरोधकता खुद ही 2 चीज़ों पर निर्भर करती है, पदार्थ की प्रकृति और ताप पर। तो इस तरह से मेरे हिसाब से ये जो है आपके अच्छे से कवर हो गया होगा। ये 10वीं कक्षा का है, कोई ज़्यादा इतना लंबा चौड़ा हिसाब किताब नहीं है इसके अंदर, ठीक है। फिर भी अपन चाहते हैं भाई आपको बेहतर मिले, तो उसी में मैंने आपको ये एक बार बता दिया। तो आज के लिए बच्चों हम इतना ही पढ़ेंगे, अगली क्लास में फिर पढ़ेंगे। इसी के साथ अलविदा, धन्यवाद।